सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान। हम लोग अपने पहले अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान परिवेश में आधुनिक संसाधनों का, तकनीकियों का जो विकास विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है, उससे हमारे दैनिक जीवन में, समाज में विकास के क्रम को क्या लाभ हुआ है, कार्य करने में कितनी सरलता हुई है। उसी क्रम में हम आज बात करेंगे व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में तकनीकी का विकास। व्यापार जो होता है, व्यापार का अर्थ होता है किसी भी वस्तु सामान का क्रय विक्रय, और वाणिज्य का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय धन प्राप्ति के उद्देश्य से हो। यानी कि सामान की अदला बदली भी एक तरह से व्यापार है, लेकिन जब उसका उद्देश्य धन प्राप्ति, अर्थ हो जाता है, तो उस क्रय विक्रय को वाणिज्य कहते हैं। पहले क्या होता था कि जो सामानें थी, वस्तुएं थी, उनका अदला बदली एक दूसरा सामान लेकर ही, जैसे गांव में, घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा, और हम लोगों के प्रतिदिन के दैनिक जीवन में भी होता है कि अगर हमारे पास कोई सामग्री नहीं होती और दूसरे के पास कोई वस्तु उपस्थित होती है, उपलब्ध होती है, और उस एक दूसरे वस्तु की आवश्यकता दोनों लोगों को होती है, तो हम एक सामान उनको देकर वह दूसरा सामान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण बताएं हम आपको कि गांव में अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे फल हो गया या फिर मिठाई, कुछ जलेबी वगैरह के दुकानदार आते हैं साइकिल वगैरह पे लेकर सामान बेचने, कुछ सब्जी बेचने वाले आते हैं। तो उनमें क्या होता है कि अगर गांव के लोगों के पास सामान लेने के लिए पैसा नहीं होता, तो वो जो है अनाज के बदले कुछ गेहूं, कुछ धान, चावल इत्यादि के बदले भी सामानों को दे देते हैं। यानी हम पहले सामानों के बदले लेन देन करते थे, परंतु बाद में क्या हुआ कि वस्तुओं के बदले धातु के सिक्के, पत्र मुद्रा इत्यादि का लेन देन होने लगा। यानी कि जब सिक्के का प्रचलन हुआ तो हम वस्तुओं को पैसों से, सिक्कों से खरीदने लगे। और इस तकनीकी के विकास के पश्चात अगर वर्तमान परिवेश की हम बात करें, तो अगला पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का प्रयोग। ये जो तकनीकी का विकास हुआ है, इस आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर हम क्या करते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया की कल्पना की जाती है, तो इसमें क्या है, हर चीजें ऑनलाइन हो गई हैं और हम लोग हर समय कैश लेकर अपने पास नहीं चलते। जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करना हुआ, तो एटीएम के माध्यम से भी पैसा जमा हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब मुद्रा के स्थान पर, यानी कैश के स्थान पर क्रेडिट डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहीं सामान खरीदते हैं और हम अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को स्वैप कर देते हैं और उससे हमारे अकाउंट से उतना बैलेंस कट जाता है और हमें वो सामान मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन में भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि तमाम सारी सुविधाएं हैं जिनके प्रयोग से हम मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हैं, बिजली का बिल भर लेते हैं, अपनी खरीदारी कर लेते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमें कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। नवीनतम तकनीकी में अगर हम व्यापार की बात करें तो ई व्यवसाय, ई कॉमर्स प्रचलित हो गया है। ई व्यवसाय, ई कॉमर्स का तात्पर्य यह है कि कुछ ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ई व्यवसाय यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो व्यवसाय होता है, यानी कि अब
हमें सामानों का ऑर्डर देना होता है तो पहले था कि हमें एक दूसरे जगह जाकर सामान को ले आना होता था। जैसे कोई भी व्यापारी था तो बनारस, कानपुर इत्यादि जगहों पे जाके अपना सामान ले आता। परंतु इस इंटरनेट के ज़माने में हम ऑनलाइन ही फ़ोन से बात करके संचार के माध्यम से ही उनको ऑर्डर दे देते हैं और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान आ जाता है। जैसे कुछ कंपनियां हैं ई कॉमर्स कंपनियां, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन इत्यादि कई प्रकार की कंपनियां हैं जिन पे ऑनलाइन शॉपिंग होती है। हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, मोबाइल फ़ोन, कपड़ा इत्यादि और कई भी उपयोगी चीज़ें, तो उनका हम इन कंपनियों पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और अपने अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं और हमें सामान क्या होता है, उपलब्ध हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में इस इंटरनेट से तमाम सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और कार्य में भी सरलता और सुविधा संपन्न हुई है। अगला और महत्वपूर्ण क्षेत्र ई गवर्नेंस के क्षेत्र। ई गवर्नेंस का तात्पर्य यह है कि जो आम नागरिक होते हैं देश के, उनको जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे किसी योजना का लाभ उन्हें मिले। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो उज्ज्वला योजना का लाभ, प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, राशन कार्ड पे जो अनाज मिलते हैं उसका लाभ, इस प्रकार की तमाम सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती हैं, वह इंटरनेट के माध्यम से जब उसका संचालन हो, उसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। अर्थात अगर हम इसे परिभाषित करें तो सरकार द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध सुविधा का संचालन ई गवर्नेंस कहलाता है। यानी इस पे सभी सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। जैसे हमें अगर विद्यालय में दाखिला लेना होता है, किसी भी चीज़ का बिल भरना होता है, जैसे बिजली का बिल हुआ, LIC का बिल हुआ और भी तमाम प्रकार के आय, जाति, निवास, ये प्रमाण पत्र अगर हमें बनवाना हो, तो इन सब चीज़ों को अब हम ऑनलाइन भी बनवा लेते हैं और इनकी सारी जानकारी एक सरकारी डाटा पे उपलब्ध होती है। जो उनका नंबर होता है, प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, उनके नंबर से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये फायदा है ई गवर्नेंस का, सभी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जैसे राष्ट्रीय ई शासन 18 मई सन 2006 में आरंभ हुआ था और इसके तहत एक साझा सेवा केंद्र CSC स्थापित हुई थी, जो इस तमाम प्रकार की सुविधाएं आम नागरिकों को मिलती हैं उनसे जो है वह संपन्न होती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, डिजिटल इंडिया, यानी सभी जानकारी का डिजिटलाइजेशन और इसी के तहत ई हॉस्पिटल की शुरुआत। सभी जानकारी का डिजिटलाइजेशन यानी जैसे कि मैंने ऊपर भी बात किया कि तमाम सारी जानकारी जो हमारी सुविधाएं हैं, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र है, किसी भी चीज़ का बिल भरना है, तो हम जो भी करते हैं वो सब ऑनलाइन उपलब्ध होता है। हम वो पेमेंट करने के बाद उसकी सारी जानकारी भी ले सकते हैं। तो ई गवर्नेंस भी इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं चलती हैं, जो हमें सूचना या जानकारी प्राप्त होती है, इसमें भी बहुत सारी सहूलियत और सुविधा आम लोगों को भी हुई है और सरकार को भी कार्य करने में सरलता, जिसमें कम समय में भी अधिक से अधिक कार्य हो जाते हैं। तो ये आपने देखा वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो पहला अध्याय था हमारा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी की नवीनतम प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये हमारे सभी क्षेत्र समाप्त हुए। सभी वीडियो को मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार पुनः देखकर सभी क्षेत्रों के बारे में जो भी स्लाइड पे जानकारी आपको लिखी हुई मिल रही है, इसको नोट कर लें अपने नोट्स के माध्यम से। और अब अगले वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक में पहले अध्याय के अंत में जो भी प्रश्नोत्तर, सत्य असत्य, मिलान करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति और कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।